हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू ऑल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो कैसे बना और अथॉरिटीज़ क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम इस वीडियो के ज़रिए ये जानेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हम फॉलो कर रहे हैं वो एक्चुअली में बना कैसे। ठीक है, हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, वो कैसे बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप सभी को ये पता है कि हमने जब से चैप्टर स्टार्ट किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो वर्ड है ये बार बार हमारे सामने आ रहा है और मैंने आपको बताया भी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता क्या है। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने पहले वाले वीडियोस को फॉलो किया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको बताया गया था कि ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती है। ठीक है, लेकिन इसमें हम एक वर्ड और जोड़ देते हैं कि इट इज़ अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इट्स मेंबर्स इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शंस। मतलब ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड वर्ड को जस्टिफाई करने से पहले मैं आपको जस्टिफाई करना चाहती हूँ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव मेंबर्स काउंसिल्स क्या होते हैं। तो एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि आप सभी को पता है कि जो देश है हमारा वो अलग अलग प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। लाइक जैसे ये कंट्री है हमारी, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी अलग अलग प्रोविंसेस में, अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, ये अलग अलग प्रोविंसेस हैं। ठीक है, फिर जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हम लोगों को आज़ादी मिल गई थी अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस को कंडक्ट करने की। ठीक है, तो वो जो इलेक्शंस हुए थे उनकी इलेक्शंस के वोटिंग में हमने पार्टिसिपेट किया था और हमने चुने थे मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये हमने चुने थे। ठीक है, अब ये तो बात थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की। आपको पता चल गया है कि कैसे इलेक्ट हुआ, कैसे आया ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कैसे आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है। तो ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं ये इलेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। इसमें पब्लिक वोटिंग नहीं होती है, इसमें सिर्फ जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव मेंबर्स, जो काउंसिल होती है, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज करती है विद द वोटिंग सिस्टम के जरिए वो चूज करती है। ठीक है, तो अब ये जो इसकी फर्स्ट मीटिंग है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। लेकिन इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन आया था सामने, इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था। इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो आया था हमारा जुलाई 1946 में, इसके इलेक्शंस हो चुके थे। लेकिन जो ये इसका जो काम है वो काम कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग इसकी तब हुई। ठीक है, अब ये चीज़ आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कहाँ से आया है? कैबिनेट मिशन प्लान। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था कि फर्स्ट कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई थी। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान होता क्या है? ये जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड एटली ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड एटली ने। लॉर्ड एटली ने
मिनिस्ट्रीज भेजे थे। वो 3 मिनिस्ट्रीज कौन कौन से थे? लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सेकेंड थर्ड थे एवी अलेक्जेंडर, एल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये 3 इनके मिनिस्ट्रीज थे, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो इन्होंने जो है इस प्लान को इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फ्रेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्लान क्या था कि अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स जो है वो किस बेसिस पे होंगी? पॉपुलेशन के बेसिस पे होगी। ठीक है, तो जो आंकड़ा इन्होंने डिसाइड किया था लगभग जो था वो था 1:10 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो सीट्स का जो अलॉटमेंट है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे था। ठीक, 1:10 लाख का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो, जो सीट्स हैं, अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड की जाएंगी। ऐसे ही नहीं हम अपने मन से सीट्स जो हैं एलोकेट कर दें, ऐसा नहीं था। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि बंगाल प्रोविंस है, सपोज कि बंगाल प्रोविंस है। ठीक है, तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है, आप मान लो कि 10 लाख उन्होंने बोला है। यहाँ पे जो एस्टिमेटेड है वो कितना है? 10 लाख, तो मतलब 10 सीट्स। ठीक है, 10 सीट्स। इसको समझने से पहले आप एक बात जान लो, पार्टीशन से पहले जो थे मेंबर्स जो थे वो कितने थे? कितनी सीट्स थी ब्रिटिश की? 292 थी ब्रिटिश की सीट्स। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट्स कितने थे हमारे? 93 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, ये पार्टीशन से पहले की बात है। ठीक है, तो जो हमारे मेंबर्स थे टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कितने थे? 389। अब ये 389 कहाँ से आया? ये 389 ऐसे आया कि 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस भी थे। कितने थे? 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। ठीक है, तब जाके 389 हुआ। पार्टीशन से पहले की यहाँ पे बात हो रही है। पार्टीशन से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे, लेकिन पार्टीशन के बाद 299 हुए, कम हो गए थे। ठीक है, तो इन्होंने एस्टिमेट किया था कि 1:10 लाख, तो इस बेसिस पे जो है सीट्स को अलॉट किया जाएगा। तो यानी कि 10 सीट्स इन ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है, 10 सीट्स होंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इन ईच प्रोविंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अमंग मुस्लिम, सिख, जनरल। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हम बंगाल प्रोविंस की बात करें अगर, तो वहाँ पे जो सीट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी मुस्लिम, सिख, जनरल, इसके अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो आप मान लो कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है, मान लो वहाँ का पॉपुलेशन है 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ है वहाँ का पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब जो सीट्स हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लो कि मुस्लिम है। ठीक है, मुस्लिम है, तो मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो मान लेते हैं हम 20 लाख है। ठीक है, 20 लाख है, तो कितनी सीट्स होंगी? 2 सीट्स हम मान लेते हैं। यहाँ पे कितनी होंगी? 2 सीट्स होंगी। उसी तरीके से सपोज सिख मान लो, एग्जाम्पल मान लो सिख, तो सिख्स की पॉपुलेशन कितनी होगी? 30 लाख होगी। 30 लाख हुई तो कितनी सीट्स मानी जाएगी? 3 सीट्स मानी जाएंगी। 3 सीट्स यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में 50 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, 50 लाख, तो 50 लाख में कितनी सीट्स हुई? 5 सीट्स। तो अब देख रहे हो कि किस तरीके से सीट्स को अलॉट किया जा रहा है पॉपुलेशन के बेसिस पे। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि
पॉपुलेशन के बेसिस पे किस तरीके से सीट्स को अलॉट किया जा रहा है। हमने बोला था कि एक प्रोविंस है जिसमें 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन में आपके मुस्लिम भी हैं, सिख भी है और जनरल कैटेगरी भी है, ठीक है। तो मुस्लिम जो हम मान लेते हैं वो मान लेते हैं 20 लाख पॉपुलेशन है, मुस्लिम्स मेजॉरिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कितना बोला, 2 सीट्स यहाँ से हो गई, ठीक है। फिर हमने सिख का बोला 30 लाख है तो 3 सीट्स, ठीक है। फिर जनरल कैटेगरी में 50 लाख है जनरल्स तो 5 सीट, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को अगर प्लस करते हो 5 + 3 8 + 2 10, तो यानी कि कितनी सीट्स हो गई टोटल, 10 सीट्स हो गई, ठीक है। तो इस प्रोविंस से कितनी सीट्स हो गई टोटल, 10 सीट्स हो गई, 10 सीट्स। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अब क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अब ये क्या चीज़ होती है, हमने सपोज किया था कि जो बंगाल प्रोविंस है उसमें कितनी सीट्स हमने, देखो सीट्स हमने अब डिवाइड कर दी हैं, ठीक है, लेकिन अब जो हमने सीट्स डिवाइड की हैं उनमें जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो हमने चूज़ किए थे, MLAs जो होते हैं, आप MLAs ऐसा लेके चलो सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जो वो MLAs हैं वो 10 सीट्स के लिए वोट देंगे, ठीक है। तो वो जितने भी MLAs हैं वो हर MLA जो है 10 सीट के लिए वोट करेगा, ठीक है। लाइक वो मुस्लिम के लिए हमने क्या बोला था कि जितनी भी हमने मतलब सीट्स पढ़ी हैं वो उन सीट्स के लिए हर मेंबर जो है अपने अपने वोट्स देगा, ठीक है। और फिर वो जो वोट्स हैं, सपोज पहले मेंबर ने बोला कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस X को जाता है, ठीक है, और सेकंड प्रेफरेंस Y को जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, वो अपना प्रेफरेंस देता रहेगा। फिर उसके बाद रैंकिंग वाइज इनको रखा जाएगा और फिर एक्सचेंज किया जाएगा, ठीक है। वोटिंग सिस्टम जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको एक्सचेंज किया जाएगा। ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गया, तो इसको हम नेक्स्ट आपका भी चैप्टर आएगा तो इसको हम कवर करेंगे उस चैप्टर में अच्छे से, ठीक है। तो अभी बस आपको इतना याद रखना है कि हर एक मेंबर जो है, कौन सा मेंबर, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर है वो 10 सीट्स के लिए हर एक मेंबर जो है वोट देगा, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेंबर्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन। प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है, प्रिंसली स्टेट्स वो राजा रजवाड़े जो होते हैं, उस टाइम पे क्या कहा गया था कि 93 प्रिंसली स्टेट्स भेजी जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, ये लास्ट लाइन का मतलब मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको थोड़ा अलग रखा गया था, तो इनको आज़ादी थी, मतलब इनको अपने आप ही डिसाइड करेंगे, अपना आपस में डिस्कशन करेंगे और अपने हिसाब से ये जो है 93 मेंबर्स को जो है भेज देंगे, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। तो आई नो ये जो है टॉपिक, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है, थियोरेटिकल पार्ट जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, तो इसको हम थोड़ा और आगे अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन अगर स्टिल आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है। तो आई विल ट्राई कि मैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पे आपको एक वीडियो बना के दूँ सो दैट आपको ईजिली वो चीज़ समझ में आ जाए। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको चीज़ समझ में आ गई, तो यू हैव टू कमेंट, ओके। और गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। इससे क्या होता है ना कि सामने वाले को पता चलता है कि वीडियोस लोगों को कितनी पसंद आ रही हैं, बच्चों को कितनी पसंद आ रही हैं, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। आई नो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है इस पर बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोज़ हैं और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, लेकिन यू नेवर नो कि किसको कहाँ पे कौन सी चीज़ क्लिक कर जाए, किसको कहाँ पे कौन सी चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। हो सकता है सामने वाले को वो चीज़ समझ में ना आए जो वो दूसरे वीडियो देख के समझ जाए। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो मेरा जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, ये जो चैनल पे जो वीडियोस पोस्ट करने का जो मोटिव है वो यही है कि जो नॉलेज है वो
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। और क्योंकि आजकल कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही एक ज़रिया है ड्यू टू लॉकडाउन। सो आप अपना ख्याल रखिए, ऑनलाइन स्टडीज़ कीजिए, ठीक है। और ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डाउट ज़रूर क्लियर कर सकूँ। सो स्टे सेफ, टेक केयर।